12th क्लास। कल हमने पढ़ा था फ्यूल के सामान्य प्रबंध सिद्धांत, ठीक है। तो आज हम देखते हैं उन्होंने किस तरह से अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्यों में बंटवारा किया। आज हम देखेंगे फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। फ्यूल ने प्रबंध के सिद्धांत को किस प्रकार से इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सा होता है, जैसे वह पहला श्रम विभाजन, दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ठीक है। तीसरा अनुशासन, उन्होंने अनुशासन पे विशेष कर दिया। आदेश की एकता, है ना, और निर्देश की एकता। फिर 6 है सामुदायिक हितों के लिए व्यक्तिगत हित है उसका क्या करना, समर्पण। फिर पारिश्रमिक और केंद्रीकरण। अब सोपान श्रृंखला और व्यवस्था। फिर समता और स्थायित्व तथा पहल शक्ति और सहयोग की भावना। तो ये है इनके प्रमुख पॉइंट किसके द्वारा, फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये इसका अलग अलग इसका वर्ण क्या होता है। श्रम विभाजन क्या होता है, मतलब फ्यूल के अनुसार कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो कार्य करते करते क्या होता है, उस कार्य में निपुण हो जाता है। उस कार्य में जब निपुण हो जाता है तो उसमें अधिक कम समय में वो अधिक उत्पादन करने लगता है। और ये बात तो सच है। तो उन्होंने बोला कि कार्यों को मतलब अलग अलग जो व्यक्ति जो काम करता है उसे वही कार्य दिया जाए, श्रम को विभाजित किया जाए। मतलब जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है, जिस प्रकार यदि एक श्रमिक है तो वो अपने श्रम के कार्य में ही निपुण होगा। उसको यदि कंप्यूटर में बैठा दिया जाए तो वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। तो जो टेक्निकल व्यक्ति है तो जो टेक्निकल चीज़ों में निपुण है वो उसी में अच्छा काम करेगा, मतलब कम समय में अधिक कार्य कर पाएगा। तो उन्होंने कहा है कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार क्या होते हैं, अधिकार देने का अधिकार और निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं उसका उत्तरदायित्व, दोनों क्या है आपस में, लक्ष्य क्या है, दोनों लक्ष्य का उत्तरदायित्व और जो अधिकार होते हैं दोनों क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के पूरक। चाहे उत्तरदायित्व जो हम लिए हैं काम उसमें जो निकलेगा हमारा उत्तरदायित्व ये करने का, और हमको ये अधिकार दिया गया इस काम को संपूर्ण करने का, तो दोनों आपस में क्या है, सहगामी है। और ये दोनों ही एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है, अर्थात जो एक ही स्थान में जो कि साथ साथ विद्यमान होते हैं। अब तीसरा अनुशासन। किसी भी कार्य को करने के लिए अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है ना। अनुशासन शरण में प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कोई भी इसमें फ्यूल के सिद्धांत के अनुसार जो संगठन होता है, फ्यूल के सिद्धांत के अनुसार संगठन के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं, संगठन इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं फ्यूल में, तो प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य क्या होगा, नियम क्या होंगे, जो नीतियाँ होती हैं वो उसका क्या होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। संगठन के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं, संगठन के अंतर्गत जो भी प्रत्येक व्यक्ति का जो एक उद्देश्य होता है, नियम होते हैं, नीति होती है और सम्मान, उसका सम्मान करना चाहिए। ये एक अनुशासन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आदेश की एकता, मतलब जो आदेश देता है जो आपको कार्य करने के लिए, प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार जो प्रबंधक होता है जो आदेश देता है उसमें एकता की भावना होनी चाहिए। मतलब कि आदेश जो है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए जाने चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग व्यक्ति के द्वारा आदेश दिए जाएंगे तो श्रमिक क्या होगा, भ्रमित हो जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति आदेश दिया कि इस काम को इस ढंग से करना है तो व्यक्ति उस काम को उस ढंग से, लेकिन दूसरा जो अधिकारी है उसने बोला नहीं इसको इस ढंग से करिए, तो व्यक्ति जो श्रमिक है वो कार्य करने का में क्या होगा, भ्रमित होगा और कार्य भी कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। इसलिए आदेश में हमेशा एकता होनी चाहिए। अब निर्देश की एकता, मतलब जो काम हम करते हैं उसको जो प्रबंधक जो निर्देश देता है उनमें भी एकता की भावना होनी चाहिए, अर्थात अलग काम करने का ढंग जो होता है वह एक होना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति प्रबंधक का अलग अलग कार्य करने का जो निर्देश होगा तो श्रमिक उस काम को, संगठन जो है वो उस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। अर्थात समान उद्देश्य रखने वाले, सामान्य उद्देश्य, यदि उद्देश्य उनका सेम है तो समान उद्देश्य रखने वाले कार्यों के समूह में एक ही नियोजन, एक ही उच्चाधिकारी, जो उसका जो एक ही जो नियोजक होता है तथा जो उच्चाधिकारी होता है वो एक ही होना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो एक ही कार्य का जो एक समूह होता है तो वो किसके लिए कार्य करता है, जो सामूहिक गतिविधि के लिए। पूरा जो व्यक्ति विशेष अपने लिए कार्य नहीं, उसका हित किसका है, समूह के कार्यों के प्रति है ना, ना कि व्यक्तिगत। प्रत्येक समूह किसके लिए, व्यक्ति के लिए, और
प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए होता है, वो समूह के लिए होता है। अर्थात सामूहिक हितों के लिए व्यक्ति जो होता है वो अपने हित का क्या कर देता है, समर्पण कर देता है। अर्थात उसका हित किसमें है, समूह के हित में है। अर्थात समूह ने जो कार्य किया वो अच्छा कुशल हुआ तो उसमें उसका हित है, अर्थात वह व्यक्ति हित का क्या करता है, समर्पण कर देता है। इसके बाद पारिश्रमिक। अब प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति जो काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, उनका पारिश्रमिक उचित होना चाहिए। मतलब कि एक अच्छा पारिश्रमिक एक अच्छे कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। मतलब यदि कम पारिश्रमिक यदि दिया जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति उस काम को उतने अच्छे ढंग से नहीं करेगा। तो उनका कहने का अर्थ है कि यदि हम अच्छा उसको पारिश्रमिक देंगे तो वो कम समय में अच्छा कार्य कर लेगा, है ना। इसका मतलब ये पारिश्रमिक से। अब है इसके बाद क्या है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण के अंदर क्या आता है, अधिकार एवं शक्ति का, अधिकार एवं शक्ति के केंद्रीकरण एवं जो विकेंद्रीकरण होता है, अलग अलग जो विकेंद्रीकरण करते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख होते हैं उनके मध्य क्या होना चाहिए, अच्छा संतुलन स्थापित होना चाहिए। और ज़्यादा केंद्रीकरण जो होता है वो क्या होता है, एक संस्था की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, कार्य की गति पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद हम लेते हैं सोपान श्रृंखला। कार्य में जो समान रूप से जो केंद्रीय एकता होती है, कार्य करने में एकता, तो उसमें जो सामान्य रूप से ऊपर से नीचे से जो कार्य करने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं सोपान श्रृंखला, है ना। तो ये एक क्रमानुसार मतलब जो काम होता है इनके अनुसार क्या है, के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने काम किया तो उसके नीचे वाला फॉलो करेगा, नीचे से फिर सबसे नीचे वाला। तो एक जो क्रम होता है इसको कहते हैं, क्रमानुसार कार्य करने को क्या बोलते हैं, सोपान श्रृंखला बोला जाता है। अब ये सोपान श्रृंखला बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में चेंज की जाती है जब अचानक से कभी कोई डिसीजन लेना पड़े, तब ये श्रृंखला चेंज होती है, अन्यथा ऊपर से नीचे अनुसार क्रमानुसार चलती है, इसलिए इसको कहते हैं सोपान श्रृंखला। अब आ जाते हैं व्यवस्था। किसी भी मतलब फ्यूल के अनुसार प्रबंधक को कार्य करने की जो व्यवस्था उस पर उचित ध्यान देना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य करने का जो उसका स्थान है वो उचित होना चाहिए, उसका परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अच्छा एवं हवादार स्थान उसका निश्चित होना चाहिए, उससे उसकी कार्य करने में क्या होगा, उसका मन लगेगा कार्य करने में और वो अधिक कार्य कर पाएगा। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं समता। अर्थात इसमें समता का अधिकार लागू होना चाहिए, मतलब प्रत्येक कर्मचारी के प्रति एक प्रबंधक को एक सा व्यवहार करना चाहिए, समता का व्यवहार करना चाहिए। समता का व्यवहार मतलब कि प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ। समता का व्यवहार करेंगे तो अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति होगी। अब आ जाता है स्थायित्व। यदि जो व्यक्ति जो काम करते हैं, श्रमिक जो काम करते हैं, उनके मन में जो है स्थायित्व की भावना आनी चाहिए। मतलब यदि वो कहीं काम कर रहे हैं और उनको ये लगेगा डर कि हमको कल हो सकता है काम से निकाल दिया जाए, तो उसमें कार्य करने के प्रति क्या होगा, काम करने के प्रति उसमें इतना लगाव नहीं होगा, वो मन लगाकर काम नहीं कर पाएगा। जब उसके मन में यह डर रहेगा कि हमको हो सकता है कल इस कार्य से निष्कासित कर दिया जाए, तो संस्था को क्या पहल करना चाहिए कि जो श्रमिक काम करने उनको कुछ गारंटी इस टाइप की व्यवस्था करनी चाहिए, स्थायित्व प्रदान करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा काम कर सके और अधिक उत्पादन दे सके। पहल शक्ति। अब जो व्यक्ति जो काम करता है, जो मतलब संगठन के अंदर का जो व्यक्ति कार्य में लगे होते हैं, पहल शक्ति, तो उनमें एक पहल शक्ति की योजना होनी चाहिए, मतलब वो कोई भी काम को अपने अनुसार शुभारंभ कर सके। तो ऐसा प्रबंधक के द्वारा उनको इस तरह का माहौल प्रदान करना चाहिए, संस्था में इतनी छूट दी जानी चाहिए कि वो किसी भी कार्य को करने में पहल शक्ति मतलब शुरुआत कर सके। अच्छी मतलब उनमें इतना यदि उसमें उनके मन में इतनी भावना रहेगी कि हम यदि किसी काम को अच्छे से करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो हमको ऊपर से कोई डांट वगैरह नहीं पड़ेगी, तो वो अच्छा से अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। अब सहयोग की भावना। अब परस्पर आपस में क्या है, सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए। मैंने जो ऊपर से जो कर्मचारी रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उनमें जो लेबर जो काम करता है उनके प्रति हमेशा सहयोग की भावना होना चाहिए। मतलब कि यदि वो काम कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उनको क्या होना चाहिए, हमेशा सहयोग के लिए तत्पर होना चाहिए। जब वो सहयोग हमेशा होगा तो व्यक्ति उस संस्था के प्रति ईमानदारी के साथ और अच्छा कार्य कर पाएगा। तो ये आज हमने पढ़े प्रमुख कार्य इसके फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत, मतलब कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है। और ये कहाँ से चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लागू होते हैं। सबसे पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। पहला है श्रम विभाजन,
दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा अनुशासन, चौथा आदेश की एकता, मतलब जो आदेश दे रहा है उसमें एक ही आदेश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग जो अधिकारी हो अलग अलग आदेश दे, मतलब उनमें आदेश की एकता की भावना होनी चाहिए। निर्देश जो दे इसमें निर्देश की एकता, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत जो हित होते हैं उसका क्या करना चाहिए, श्रमिकों को समर्पण करना चाहिए। पारस्परिक अच्छा होना चाहिए, केंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, समता, स्थायित्व, पहल शक्ति और सहयोग की भावना। तो इन जो पॉइंट है इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं। श्रम विभाजन का अंतर्गत ये आता है कि जिस व्यक्ति में जैसे कार्य करने की क्षमता होती है, हर व्यक्ति में कार्य अलग अलग कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि एक अधिकारी जो काम कर सकता है वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो दूसरा व्यक्ति काम कर सकता है वो पहला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कार्य की क्षमता के अनुसार यदि हम कार्य का बंटवारा करेंगे तो अधिक से अधिक कार्य कम समय में संपन्न होगा। इसका मतलब होता है श्रम विभाजन। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, जो अधिकार हमको जो रहते हैं संस्था के प्रति उसके अधिकार और जो उत्तरदायित्व होते हैं, अधिकार देने का अधिकार होता है और निर्धारित लक्ष्यों का उत्तरदायित्व होता है, जो ये दोनों क्या होते हैं आपस में सहगामी होते हैं और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है जो कि साथ साथ विद्यमान होते हैं। अनुशासन, संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्य जो होते हैं, है ना, नियम होते हैं, निर्देश होते हैं और उसकी नीतियाँ होती है, वो सब उनको क्या करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, है ना, तभी वो अनुशासित होकर कार्य कर सकेंगे। अब आदेश की एकता, प्रत्येक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक जो होता है वहाँ पे लेबर उसके जो ग्रुप होता है उनको एक ही मतलब प्रमुख जो अधिकारी है उनसे एक ही अधिकारी से अलग अलग अधिकारी आके यदि अलग अलग आदेश दे जाता है तो उतना कार्य अच्छे से संपन्न नहीं होता, अर्थात एक ही आदेश होना चाहिए। इसका सामुदायिक हितों की सुरक्षा, मतलब इस समूह जो व्यक्तिगत जो समूह के रूप में जो लोग कार्य करते हैं वो उनके अपने हित का त्याग करते हैं, व्यक्तिगत हित नहीं होता, उनमें सामूहिक रूप से हित होता है। समूह किसके लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति किसके लिए, समूह के लिए। तो लोग व्यक्ति जो होता है वो अपने हित का त्याग करके समूह को के हितों की ओर अधिक ध्यान देता है। पारिश्रमिक, इसमें उचित पारिश्रमिक देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि व्यक्ति अधिक मेहनत से अधिक ज़्यादा ऊर्जावान होकर काम कर सके। और केंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब अधिकार एवं शक्ति के केंद्रीकरण एवं जो विकेंद्रीकरण है उसके मध्य क्या होना चाहिए, अलग अलग विभाग के प्रति अच्छा संतुलन होना चाहिए। और केंद्रीकरण संस्था की किस पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उससे कार्य पे प्रभाव पड़ता है। और सोपान श्रृंखला जो क्रमानुसार समता के सिद्धांत के साथ जो क्रमानुसार कार्य होता है, ऊपर से नीचे होकर जो श्रृंखला होती है उसको सोपान श्रृंखला कहते हैं। और ये सोपान श्रृंखला बहुत ही ऐसी स्थिति आ जाती है जब अचानक से किसी कार्य को करने का निर्णय लिया जाता है तभी टूटती है। और व्यवस्था, मतलब जो काम करते हैं उसमें जो श्रमिक जहाँ काम करता है उसमें उसके वहाँ पे उचित व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ वो कार्य करता है, तभी वो अच्छे से अधिक कार्य कर सकेगा। समता, सभी को समान अधिकार प्रदान होना चाहिए, सभी श्रमिकों को स्थायित्व की भावना होनी चाहिए, उनके मन में कभी डर नहीं होना चाहिए कि यदि आज हम काम कर रहे हैं तो कल हमको निकाला भी जा सकता है, अर्थात तो इसमें स्थायित्व की भावना होना चाहिए। और पहल शक्ति, मतलब लोग श्रमिक निष्पक्ष होकर मतलब वहाँ काम करें हैं, उतना अपना संस्था को अपना माने कि वो किसी भी कार्य को स्थापित करने की पहल शक्ति कर सके, तो किसी के प्रति उस पर इतना डर व भय का माहौल ना हो, जिससे भी वो पहल शक्ति करेगा तो कार्य और अच्छे तरीके से संपन्न होगा। और आपस में सभी में सहयोग की भावना होना चाहिए। प्रबंधन और सभी कर्मचारियों में एक सर्वता और सहयोग, परस्पर उनमें सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन होगा और अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज हमने आपको समझा दिया फ्यूल के सिद्धांत, है ना, फ्यूल के सिद्धांत है, ये प्रमुख पॉइंट है। ये 14 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसका वर्णन चाहे तो आप किताब से खोल के देख सकते हैं। और क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें ये वाला आंसर पूरा लिखना है। तो आज ये लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगला फिर हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट पीरियड में।